आज हम कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। ये कुषाण कौन थे और उसमें कौन कौन राजा हुए, उन राजाओं ने अपने कैसा साम्राज्य विस्तार किया, ये कुषाण किस जाति के थे, कहाँ से इनका आगमन हुआ, और कनिष्क के बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और कनिष्क ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक हुआ है वो कनिष्क हुआ है, जिसने कश्मीर की घाटी पे भी अपना अधिकार किया और विभिन्न नगरों का निर्माण करवाया। तो पहले हम कुषाण वंश का परिचय जानेंगे कि कुषाण कौन थे, उसके बारे में जानते हैं। कुषाणों का परिचय हमें चीनी ग्रंथों से मिलता है। किन ग्रंथों से मिलता है? चीनी ग्रंथों से हमें कुषाणों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण यहूची जाति के थे। किस जाति के थे? यहूची जाति के। उत्तर पश्चिम चीन के कांसू प्रांत में रहते थे। ये कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम चीन के कांसू प्रांत में इनका निवास था। हूणों ने यहूची के शक्तिशाली कबीले को पराजित कर दिया था। हूणों ने इनको पराजित कर दिया। ये कबीले के रूप में रहते थे, घुमक्कड़ जाति थी। पश्चिमी चीन में निर्वासित कर दिया इनको, मतलब पराजित करके वहां से खदेड़ दिया और ये उधर से चले गए। अतः यह जाति खानाबदोश जाति के समान संघर्ष करती हुई, मतलब घुमक्कड़ और खानाबदोशी जाति वहां से तो निर्वासित करती गई, तो ये जाति जो थी खानाबदोश जाति के समान संघर्ष करती हुई बैक्ट्रिया आक्सर नदी की घाटी में बस गई। अब इनको आक्सर नदी घाटी जो थी वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल व्यवस्था और सुलभ जीवन होने के कारण ये वही निवास कर लेते हैं जिसको उसने शकों से जीता। अब यहाँ पर शकों का प्रभाव था, तो वहां पर इन्होंने क्या किया? शकों को पराजित किया। जिस कुषाण ने विशाल राज्य का निर्माण किया था उसका नाम कुजुलकदफिश था। तो अब ये जाति एक नदी घाटी में बस जाती है और वहाँ शकों को पराजित कर देती है और इसका जो एक राज्य का निर्माण जो करता है तो वो उसका नाम था कुजुलकदफिश। कुजुलकदफिश के नेतृत्व में कुषाण जाति में दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई थी। क्या चेतना उत्पन्न हो गई? दृढ़ राजनीतिक चेतना। जब कुजुलकदफिश ने एक राज्य की स्थापना की, विशाल राज्य की, तो लोगों में एक राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई। कुजुलकदफिश के बाद उसका पुत्र भीमकदफिश, जिससे कदफिश द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कदफिश द्वितीय भी के नाम से जाना जाता है। और कुजुलकदफिश के बाद उसका पुत्र भीमकदफिश राज्य को संभालता है। उसने अपने राज्य की सीमाएं चीन एवं रोम के साम्राज्यों तक मिला दी थी। मतलब अपना साम्राज्य विस्तार किया तो उसकी जो सीमाएं लगती थी चीन और रोम के साम्राज्यों तक लगती थी। तो हमने देखा परिचय में ये कुषाण जाति यहूची जाति है। ठीक है, ये हूणों ने इसको पलायन किया तो ये पलायन होकर ये आक्सस नदी घाटी में बस जाते हैं, शकों को वहाँ पराजित करते हैं। और कुषाण विशाल राज्य का जो निर्माता है वह कुजुलकदफिश, उसके बाद उसका पुत्र भीमकदफिश और जिसको कदफिश द्वितीय भी कहते हैं। और इस प्रकार जो भीमकदफिश की जो सीमाएं हैं वो चीन और रोम के साम्राज्य तक मिल जाती हैं। इसके आगे हम देखते हैं कनिष्क सम्राट कनिष्क। तो कनिष्क जो सम्राट हुआ है वो कुषाणों में सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। कुषाण वंश का तीसरा प्रतापी राजा कनिष्क हुआ है। कौन हुआ है? कनिष्क। कनिष्क के राज्यारोहण के समय कुषाण भारतीय समाज एवं संस्कृति के अंग बन चुके थे। मतलब भारतीय संस्कृति को इन्होंने अपना लिया था और बहुत सारी जो बातें हैं, जब एक जगह कोई जाति रहती है लंबे समय तक, तो बहुत सारी जो
संस्कृति के तौर तरीके हैं वो अपना लिए जाते हैं, वो ही इन कुषाणों ने भी किया। कदफिश द्वितीय के समय कुषाणों के पूर्वी भारतीय साम्राज्य का प्रांतपति अथवा छत्रप था। मतलब कदफिश द्वितीय के समय कुषाणों के पूर्वी, मतलब जब कदफिश द्वितीय का शासन चल रहा था उस समय जो कनिष्क था तो वो पूर्वी भारतीय साम्राज्य का प्रांतपति अथवा छत्रप था, मतलब एक तरह से गवर्नर। कदफिश द्वितीय की मृत्यु के बाद विभिन्न छत्रपों में संघर्ष हुआ शासन के अधिकार को लेकर कि कौन शासक बनेगा। तो छत्रपों में आपसी संघर्ष हुआ जिसमें कनिष्क विजयी रहा और वह गद्दी पर बैठा यानी राजा बना। तो कदफिश द्वितीय के बाद कौन शासक बनता है? कनिष्क। अपनी मतलब योग्यता के आधार पर और संघर्ष में सफलता प्राप्त होती है तो कनिष्क राजा बनता है। इसके बाद अब ये प्रश्न उठता है कि कनिष्क कब शासक बना, और इसके बारे में विभिन्न विद्वानों में आपसी मतभेद है। कनिष्क की तिथि के बारे में क्या है कि तिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद बने हुए हैं और विभिन्न विद्वान अपने अपने विचार रखते हैं, जिसमें डॉक्टर फ्लीट के अनुसार कनिष्क ने 2 कदफिशों से पूर्व भी शासन किया था। अभी फ्लीट कहते हैं कि जो कनिष्क है उसने 2 कदफिशों से पूर्व शासन किया था। अब इनके हिसाब से तो ये बात निकल कर आती है कि कुजुल कदफिश और बिन कदफिश से पहले कनिष्क ने शासन किया था। तो ये कुछ इतिहासकार इसको नकारते हैं, मतलब इसको सही नहीं मानते हैं। और उसने जो नए संवत प्रचलन किया वह कालांतर में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ। मतलब उसने संवत चलाया था जो कालांतर में विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। मार्शल एवं स्मिथ के अनुसार, अब मार्शल और स्मिथ कनिष्क के शासन काल के बारे में बताते हैं कि कनिष्क का शासन काल लगभग 125 ईस्वी पूर्व अथवा 144 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तो ये मार्शल और स्मिथ बताते हैं कि उसका शासन काल कनिष्क का 125 ईस्वी पूर्व अथवा 144 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। प्रोफेसर एन घोष के अनुसार कनिष्क की तिथि जो है वो 78 ईस्वी निर्धारित की गई है। एन घोष एक नई तिथि बताते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान के अनुसार कनिष्क का राजरोहण, मतलब काफी विद्वानों में एक सहमति बनी हुई है, तो वो मानते हैं कि कनिष्क का जो राजरोहण है वो लगभग 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। तो कनिष्क की तिथि में मतभेद है, लेकिन विद्वान अधिकतर जो है वो उसका राजरोहण 78 ईस्वी में मानते हैं। कनिष्क की दिग्विजय, अब कनिष्क ने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता अपनी सैनिक कुशलता के आधार पर, अपनी दूरदर्शिता के आधार पर, और किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसके बारे में जानेंगे। कनिष्क ने उत्तर दक्षिण पूर्व तीनों दिशाओं में अनेक युद्ध जीते जिससे कि उसके साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ। मतलब साम्राज्य का विस्तार किया तो उसने कहा उत्तर दक्षिण पूर्व तीनों दिशाओं में अनेक युद्ध जीते जिससे उसके साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ। सर्वप्रथम उसने कश्मीर की सुंदर घाटी को अपने राज्य का अंग बनाया। इसका उल्लेख हमें कल्याण के अनुसार भी प्राप्त होता है। कल्याण की राजतरंगिणी से ये भी ज्ञात होता है कि उसने कश्मीर की सुंदर घाटी को अपने राज्य का अंग बनाया। कल्याण के अनुसार कनिष्क के द्वारा कश्मीर में कई नगरों की स्थापना की गई। कनिष्क ने पश्चिम में पार्थियन राजा को पराजित किया। कनिष्क का साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार था। कनिष्क का कहाँ का अधिकार था? साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार था। ईसा की पहली शताब्दी के अंतिम भाग में उसने काशगढ़, यारकन, खोटान पर भी अधिकार किया। कनिष्क ने पांचाल, जो चीनी शासक था पांचाल, उसकी शक्ति बढ़ रही थी, तो कनिष्क ने ये निश्चय किया कि पांचाल से वह युद्ध करेगा, संघर्ष करेगा, और उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा भी थी। लेकिन इन दोनों की सेनाओं में आपसी संघर्ष होता है जिसमें कनिष्क की सेना पराजित होती है और मजबूरन कनिष्क को संधि करनी पड़ती है।
और चीनी सम्राट की और संधि करना उसके लिए काफ़ी कष्टदायक रहा, क्योंकि वो तो विजय के लक्ष्य को लेकर चला था, लेकिन पांचाल की जो सेना इतनी शक्तिशाली थी जिसके आगे कनिष्क की सेना को घुटने टेकने पड़े और बाद में संधि करना पड़ती है। और संधि के अंतर्गत चीनी सम्राट को वार्षिक कर देना कनिष्क स्वीकार कर लेता है। ये कनिष्क के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी बात रही। तो कनिष्क की दिग्विजय के बाद हम देखते हैं कनिष्क का साम्राज्य। तो कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था उसके बारे में ध्यान देंगे। कनिष्क के साम्राज्य भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान उसके राज्य के अंतर्गत आते थे। तो अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान उसके राज्य के अंतर्गत आते थे। कनिष्क का अधिकार आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा सिंध के उत्तर में भागलपुर राज्य पर भी था। चीनी अनुसूचियों के आधार पर साकेत तथा पाटलिपुत्र पर भी अधिकार उसका था। मतलब चीनी जो जानकारी के स्रोत हैं उनके आधार पर भी ये माना जाता है कि साकेत तथा पाटलिपुत्र पर भी कनिष्क का अधिकार था। कनिष्क के जो सिक्के हैं वो भी इस बात का प्रमाण है और वो भी बताते हैं कि श्रावस्ती, सारनाथ तथा कौशाम्बी से पर भी उसका अधिकार था और वहाँ से सिक्के प्राप्त भी हुए कनिष्क के शासनकाल। जिन सिक्के कश्मीर पर भी उसका अधिकार था। कल्याण की राज तरंगी से पहले स्पष्ट हो गया। कल्याण की राज तरंगी इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि कश्मीर की घाटी में कनिष्क का अधिकार था। शासन प्रणाली अब हम कनिष्क की देखते हैं। शासन प्रणाली किस प्रकार की कनिष्क की थी। कनिष्क ने अपने विशाल राज्य का शासन प्रबंध, अब राज्य जो विशाल है उसको एक राजा अकेले नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए उसे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो कनिष्क ने कैसे किया, कनिष्क ने अपने विशाल राज्य का शासन प्रबंध छत्रप शासन व्यवस्था द्वारा किया। छत्रप शासन व्यवस्था एक तरह से गवर्नर होते थे छत्रप, जो राजा को शासन कार्यों में सहयोग करते थे। तो वही कनिष्क ने भी उसको अपनाया। वह एक शासन प्रबंध था एक तरह से कनिष्क का, छत्र व्यवस्था। कश्मीर की कनिष्कपुरी को भी संयुक्ता कनिष्क नहीं बसाया था। तो कनिष्कपुरी जो नगर है एक तरह से उसको कनिष्क ने ही बसाया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो काफी समय पश्चात कनिष्क के भवनों को जब देखता है अपने भारत भ्रमण के दौरान, तो वह भी उसकी काफ़ी प्रशंसा करता है। कनिष्क के काफ़ी लंबे समय बाद ये ह्वेनसांग आया जिसने कनिष्क के भवनों की प्रशंसा भी की। कनिष्क के धर्म के बारे में जाने तो यहाँ पर ये भी उल्लेख हुआ है कि कनिष्क भी पहले क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति का था, लेकिन जैसे कनिष्क बौद्ध धर्म के प्रभाव में आता है तो वह उदार हो जाता है और बौद्ध धर्म अपना भी लेता है। जैसा कि अशोक भी कलियुग से पूर्व भी वह भी हिंसक प्रवृत्ति का था, लेकिन बाद में वो अहिंसा की नीति अपना लेता है और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से कनिष्क की भी स्थिति है। तो उसकी मुद्राएं जो है तथा उसकी मुद्राएं पेशावर अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने संभवतः अपने शासन काल के आरंभ में ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। मतलब शासन काल के आरंभ में ही बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार किया। इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कनिष्क को भी क्या कहते हैं, द्वितीय अशोक। अशोक जो सम्राट अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके अपनी अहिंसा की नीति को अपनाया और शस्त्र व युद्ध कला कौशल को उन्होंने त्याग दिया और पूर्ण रूप से वो बौद्ध धर्म में एक तरह से समाहित हो गए और उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध विहार बनवाए, स्तूप बनवाए और अपना जो शाही राजकोष था उसमें से काफ़ी धन खर्च किया। उसी की तरह कनिष्क को भी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसे क्या कहते हैं, उसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क पहले क्रूर प्रवृत्ति का था कि
उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में बौद्ध संग्रहाराम का निर्माण करवाया था। उसके द्वारा चलाए गए सिक्के दो प्रकार के थे। अशोक ने जैसे कनिष्क ने सिक्के चलाए तो उसके सिक्के दो श्रेणी के थे, मतलब दो प्रकार के थे। एक सिक्के की जो लिपि थी, एक प्रकार के सिक्के की जो लिपि थी वो यूनानी थी और दूसरे प्रकार के सिक्के की लिपि ईरानी थी। तो सिक्कों की जो लिपियां हैं वो अलग अलग हैं, दो प्रकार के सिक्के हैं, एक की यूनानी लिपि है और दूसरे की ईरानी लिपि। तो हमने आज विस्तार से कुषाण वंश के बारे में जाना, जिसका हमने पहले देखा परिचय, किस प्रकार इस वंश का उदय होता है, कौन प्रथम शासक बनता है, द्वितीय शासक कौन हुआ, प्रतापी शासक कनिष्क हुआ और कनिष्क ने किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया, कनिष्क की कौन कौन सी विजय थी और कनिष्क ने किस प्रकार से पांचालों से संघर्ष किया लेकिन उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई, और कनिष्क का जो साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था और कनिष्क की जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, क्षत्रप शासन व्यवस्था पर आधारित थी। और कनिष्क का जो धर्म, कौन सा धर्म उसने अपनाया और किस प्रकार से बौद्ध धर्म से वह प्रभावित रहा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कनिष्क के समय हुई बौद्ध संगति और उसकी अन्य बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज इतना ही, ओके। आज हम कुषाण वंश में कनिष्क द्वारा जो बौद्ध संगति के आयोजन कराया गया उसके बारे में समझेंगे। इससे पूर्व में हमने कुषाण वंश के किस प्रकार से उसने उन्नति करी, कुजुल कदफेस, भीम कदफेस और प्रतापी शासक कनिष्क ने किस प्रकार साम्राज्य का विस्तार किया और कनिष्क बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना भी लेता है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उसी प्रकार से कराते हैं जैसे कि अशोक ने करवाया। अशोक ने काफ़ी पैसा खर्च किया और बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार में बौद्ध भिक्षुओं पे धन काफ़ी खर्च किया, बौद्ध विहार बनवाए, स्तूप बनवाए और बौद्ध संगति का आयोजन यहाँ हम कनिष्क के समय में देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म में एक तरह से कुछ परेशानियाँ आ गई और कुछ समस्याओं का निराकरण करना था, तो ऐसे समय में कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है और चतुर्थ बौद्ध संगति में किस प्रकार से समस्याओं का निदान होता है और महायान संप्रदाय का एक तरह से विकास होता है। और कनिष्क के बाद जब जो उत्तराधिकारी हुए वो योग्य नहीं थे, न वो शासन को संभाल पाए और इस प्रकार इसमें कुषाण वंश का अंत भी हो जाता है। इसी क्रम में हम गांधार और मथुरा शैली के बारे में भी जानेंगे कि गांधार कला और मथुरा कला क्या थी। तो आज हम चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में समझते हैं। बौद्ध संगति, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के साथ साथ उसको सिद्धांतों को समझने की भी चेष्टा की थी कि क्या है बौद्ध धर्म, क्या है उसके क्या नियम हैं, क्या उसकी शिक्षाएं हैं, तो इसकी समझने की चेष्टा की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसका कारण विवादास्पद विषयों का हल निकालना था। मतलब ऐसे विषय थे जिनका हल निकालना जरूरी था, तो इसी के लिए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। कनिष्क ने पार्श्वनाथ की मंत्रणा से चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलयन बिहार में कराया था। तो पार्श्वनाथ से पहले तो कनिष्क ने मंत्रणा की और इसका आयोजन होता है चतुर्थ बौद्ध संगति का कश्मीर के कुंडलयन बिहार में करवाया,
वसुमित्र को इस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया। वसुमित्र को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया तथा अश्वघोष ने उपाध्यक्ष पद संभाला। अश्वघोष ने इस सभा का उपाध्यक्ष पद। इस सभा में कम से कम 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था और इस सभा में गूढ़ और जटिल स्थलों की परस्पर तर्क वितर्क द्वारा पूर्ण विवेचना की गई थी। जो मतलब ऐसे विषय थे जिनमें कोई एक संशय बना हुआ था और जिनको निराकरण करना था, तो ऐसे विषय इस सभा बौद्ध संगति में उठाए गए। त्रिपिटक पर एक प्रमाणिक भाष्य की भी रचना की गई चतुर्बौद्ध संगति में। कनिष्क संगति का संरक्षक बना, यानी कनिष्क तो राजा ही था, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि संगति संबंधित जो भी परेशानियां हैं, यानी बौद्ध भिक्षु कैसे रुकेंगे, बौद्ध भिक्षुओं का जो भी उनकी ज़रूरतें हैं कैसे पूर्ति करना है और कैसे आयोजन होगा, और तो उसकी व्यवस्था को देखने का कार्य किसका था? कनिष्क का। कनिष्क ने संरक्षक का भार संभाला तथा अधिवेशन इसका करीब 6 माह तक चला था। जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ उसका अधिवेशन कितने माह? 6 माह। तो हम ये देखते हैं कि बौद्ध संगति जो चतुर्थ है वो कश्मीर के कुंडल बिहार में होती है। इसमें वसुमित्र को इस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, अश्वघोष उपाध्यक्ष बनते हैं और इसमें गूढ़ और जटिल जो बातें हैं उनके ऊपर विचार विमर्श होता है और त्रिपिटक पर प्रमाणित भाष्य लिखा जाता है और कनिष्क इस संगति का क्या बनता है? संरक्षक। और ये 6 माह चला। तो बौद्ध संगति अपने आप में एक बहुत बड़ी संगति, एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ और कनिष्क को बौद्ध धर्म से विशेष लगाव था और उसको समझने की उसने पूरी प्रयास किए। इसके बाद कनिष्क महायान संप्रदाय का विकास। इसके बाद देखते हैं, ये जब बौद्ध संगति होती है इसके बाद देखते हैं महायान संप्रदाय का विकास। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म का जिस तीव्र गति से विकास हुआ उससे प्रभावित होकर अश्वघोष जैसे, मतलब अश्वघोष जिन्होंने क्या उपाध्यक्ष पद संभाला था बौद्ध संगति में जब हुई थी, तो अश्वघोष जैसे विद्वान ब्राह्मणों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार यानी ग्रहण कर लिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि कनिष्क का में ही चतुर्थ बौद्ध संगति के परिणाम स्वरूप महायान धर्म का अभ्युदय हुआ। तो कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति होती है और इसी समय इस संगति यानी इस सभा का जो परिणाम निकलता है एक तरह से, तो महायान धर्म का अभ्युदय इसी समय हुआ। रालिंसन महोदय ने लिखा है कि यह बौद्ध धर्म के इतिहास में नवीन युग के आरंभ होने को सूचित करती है। मतलब चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी ओर इंगित करती है, सूचित करती है? तो रालिंसन, जो विद्वान रालिंसन है, उन्होंने लिखा है कि यह बौद्ध धर्म के इतिहास में नवीन युग के आरंभ होने को सूचित करती है। स्मिथ महोदय ने रालिंसन, जो विद्वान स्मिथ महोदय ने रालिंसन के विचारों का समर्थन किया है और प्रोफेसर एन घोष ने लिखा है कि महायान संप्रदाय के बीज हीनयान संप्रदाय में निहित थे, यानी महायान संप्रदाय के बीज हीनयान संप्रदाय में निहित थे। इसके बाद कनिष्क का निधन। तो कनिष्क काफी समय तक शासन संभालता है और उसने करीब 23 वर्ष तक शासन किया और 23 वर्ष के शासन के बाद उसकी मृत्यु 101 ईस्वी के लगभग हुई, ऐसा आगे विचारकों का मानना है। तो कनिष्क का निधन दुखद था। सरदार और सेनापति उसकी नीति से तंग आ चुके थे, अतः उन्होंने अपने सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसका वध कर दिया। क्या कर दिया? वध। कनिष्क ने 23 वर्ष तक शासन किया था और उसकी मृत्यु 101 ईस्वी के लगभग हुई।
तो ऐसा था कि जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसके बाद वो बिल्कुल अहिंसा की नीति अपना लेते हैं। तो इससे जो पड़ोसी जो राज्य है, शत्रु राज्य, वो उन पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, कमजोरी का लाभ उठाते हैं। तो इससे जो उनके सेनापति और सरदार थे वो बहुत परेशान थे और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कनिष्क ने इतना एक तरह से इतना परिवर्तन कैसे, तो राज्य को कैसे संभाला जाए। तो इससे वो क्या हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं और तंग आ के वो क्या करते हैं, अपने सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसका वध कर देते हैं। और कनिष्क ने 23 वर्ष तक शासन किया था। उसकी मृत्यु 101 ईस्वी के लगभग हो जाती हुई थी, मतलब ऐसा विद्वान मानते हैं। कनिष्क का मूल्यांकन, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। उसने सैनिक दृष्टि शक्ति के आधार पर साम्राज्य विस्तार किया था। वह चतुर्भुज संगति का भी आयोजन कराया। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि उसने इतनी बड़ी चतुर्भुज संगति जो 6 माह तक चली, उसका मतलब पूर्ण व्यवस्थित तरीके से उसका आयोजन कराया। तो ये कनिष्क का एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि मानी जा सकती है। गांधार कला, अब हम देखेंगे गांधार और मथुरा शैली के बारे में। तो गांधार कला का तात्पर्य विशिष्ट शैली से है। गांधार कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कला के विषय तो भारतीय है परंतु शैली यूनानी है। तो ये गांधार कला की विशेषता है। इसे क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक कला के नाम से पुकारा जाता है। इस कला के विषय तो भारतीय है परंतु शैली यूनानी है। इस कला के नमूने डिमरन, लेरियन, हस्तनगर, शाहजी की डेरी, तक्षशिला आदि में प्राप्त हुए। डॉक्टर निहार रंजन ने इसकी प्रशंसा की है। डॉक्टर निहार रंजन जो है वो इस गांधार कला की एक विशेष प्रशंसा करते हैं और गांधार कला अपने आप में एक अनूठी कला थी, इसीलिए इसे इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है, जिसके विषय भारतीय और शैली इसकी यूनानी है। इसके बाद मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली में देखते हैं कनिष्क के काल में गांधार कला के अतिरिक्त मथुरा भी कला का केंद्र था। यानी गांधार तो था ही, लेकिन मथुरा भी मूर्ति कला का एक विशेष केंद्र था। मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उससे मथुरा शैली के नाम से पुकारा जाता है। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्ति कला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है। मतलब गुप्त काल की जो श्रेष्ठ मूर्ति कला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है। और मूर्तियों के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसका प्रयोग हुआ है लाल पत्थर का। अधिकतर मूर्तियां जो है विशाल आकार की हैं, बलिष्ठ दिखाया गया है और मूर्तियों की विशालता भी इसकी विशेषता है। और ये लाल पत्थर की बनी हुई है। इनकी मूर्तियां अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध भी हैं। इसके बाद देखते हैं कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए और कनिष्क के उत्तराधिकारी किस प्रकार से राज्य को नहीं संभाल पाए। तो कनिष्क के बाद वाशिष्ठ उसका उत्तराधिकारी बना और वाशिष्ठ के बाद भूमिष्ठ और कुषाण सम्राट बना। उसने 30 वर्ष तक लगभग शासन किया। ठीक है, भूमिष्ठ कुषाण सम्राट बना, उसने कितने वर्ष तक शासन किया? 30 वर्ष। इसके बाद वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी हुआ। क्या हुआ? वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी बनता है। और इस प्रकार से इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो कनिष्क जैसे योग्य, दूरदर्शी, कुशल नहीं थे। वो उनका एक तरह से पतन हो चुका था नैतिक रूप से और वो साम्राज्य को ठीक प्रकार से नहीं संभाल पाए, जिससे जो उनके शत्रु थे उन्होंने इसका लाभ उठाया। ये कुषाण जो भूमिष्ठ कुषाण साम्राज्य जो बनता है उसने करीब लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। काफी लंबा समय शासन रहा उसका। अब देखते हैं कुषाण साम्राज्य का पतन और उसके कारण। तो किन कारणों से कुषाण वंश का अंत हुआ और उसका पतन हुआ? तो कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया था, क्योंकि एक योग्य सम्राट जब तक रहता है तब तक तो वो राज्य को संभाले रखता है,
लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उस राज्य को संभालना इतना आसान नहीं है। और विशाल राज्य था कनिष्क का, तो उससे उनमें कौन कौन से तत्व थे जिससे कि कुषाण वंश का पतन हुआ। नंबर 1, स्थानीय जनता द्वारा कमजोरी का लाभ उठाना। मतलब स्थानीय जनता थी, उसने देख लिया कि अब जो कुषाण वंशी जो शासक हैं वो अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं, उनमें गुटबंदियाँ हैं, वो शासन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो शासन सत्ता की बागडोर में कमजोर हो चुकी है, तो वो क्या है, उन्होंने स्थानीय जनता ने कमजोरी का लाभ उठाना शुरू कर दिया और शासन में सहभागिता या सहयोग देने से पीछे हटने लगे, जिससे क्या है शासन धीरे धीरे कमजोर होता गया। नंबर 2, आंतरिक कमजोरियाँ थी, क्योंकि पारिवारिक दलबंदी और ये कलह, आपसी ईर्ष्या द्वेष और उत्तराधिकार को लेकर नई नई समस्याएं, तो ये जो आंतरिक कमजोरियां जो पैदा हो रही थी, इसने भी कुषाण वंश को पतन की ओर ले गया और काफ़ी इसकी स्थिति कमजोर हुई। संगठन सुव्यवस्थित न होना और संगठन में भी कमी आई, क्योंकि एक अच्छे राज्य को चलाने के लिए उसका सुसंगठित होना जरूरी होता है। जब वो संगठन ही खराब हो जाता है और अपने निजी स्वार्थ में जब शासक ही लग जाते हैं, तो उस समय जो शासन व्यवस्था खराब होती है और धीरे धीरे वह शासन गड़बड़ाता है और राज्य का भी पतन होता है। वही हमें कुषाण वंश में देखने को मिलता है। सैनिक शक्ति का क्षीण होना, सैनिक शक्ति का क्षीण होना भी कुषाण वंश के पतन का एक और कारण माना जा सकता है, क्योंकि जब कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों ने सैनिक योग्यता पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने निजी स्वार्थ में लगे रहे और अपना ध्यान शासन से हटाकर, सैनिक शक्ति से हटाकर दूसरी ओर लगाए रहे, तो सैनिक जब शक्ति कमजोर हुई, उसकी स्थिति यानी जो शक्ति क्षीण होती गई, तो इससे शत्रुओं का मुकाबला करना इतना आसान नहीं रहा, जिससे कि कुषाण वंश का पतन होता है। शत्रुओं के आक्रमण करना, शत्रुओं का साम्राज्य पर आक्रमण करना, ये तो निश्चित ही था कि जब कोई सत्ता कमजोर होती है तो उसके शत्रु उस पर मौका देकर आक्रमण करते हैं, और ऐसा ही कुषाण साम्राज्य में देखने को मिलता है और धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य का पतन होने लगता है और शत्रुओं के आक्रमण के कारण साम्राज्य विघटित हो जाता है। तो आज हमने देखा कि कुषाण वंश के अंतर्गत बौद्ध संगति का आयोजन, चतुर्बौद्ध संगति हुई, महायान संप्रदाय का विकास किस प्रकार से होता है, और इसके आगे हमने कनिष्क का निधन, कनिष्क का मूल्यांकन, गांधार कला, मथुरा कला शैली, कनिष्क के उत्तराधिकारी और कुषाण साम्राज्य का पतन और उसके कारण। तो आज हमने कुषाण वंश के बारे में विस्तार से जाना, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।